वो बैंकर्स जो कि ऑथराइज्ड हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं, उनको ऑथराइज्ड डीलर के नाम से जाना जाता है। एंड फेडाई यानी कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक एसोसिएशन है ऑथराइज्ड डीलर्स की, जिसको 1958 में सेटअप किया गया था अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के हिसाब से ये ऑब्लिगेशन बन जाती है सभी के सभी ऑथराइज्ड डीलर्स के लिए कि उनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिलेटेड टू कि जो भी एक्सचेंज के रूल्स, कंट्रोल्स एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि इंट्रोड्यूस की जाएंगी फेडाई के द्वारा, ये ऑथराइज्ड डीलर्स उनको मानेंगे इन लेटर एंड स्पिरिट। एंड ये जो फेडाई है, दिस इज अ सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी जो वेरियस तरह के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है जो कि रिलेट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज से, लाइक ट्रेडिंग आवर्स क्या होंगे, ट्रांजिट पीरियड क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन कैसे हो सकती है, फॉरवर्ड कवर हो सकता है तो कैसा हो सकता है, उन सभी चीजों को यहां पर फेडाई डिसाइड करता है एंड सभी ऑथराइज्ड डीलर्स को उन चीजों को मानना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि फेडाई के वो रूल्स कौन कौन से हैं। तो टोटल 8 रूल है जिनके बारे में आप इन डिटेल जान जाएंगे इस वीडियो के एंड तक। सो इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट एग्जाम्स रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज एंड यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस फॉर दोस पर्टिकुलर एग्जाम्स, काइंडली डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड विल बी असिस्टिंग यू फॉर द सेम। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर देयर। एंड फर्दर मैं आपका फ्रेंड हूं आशीष, जो आपके लिए डेली बेसिस पर ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगी किसी भी पॉइंट पर तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, बिकॉज इट शोकेस योर लव टुवर्ड आवर चैनल। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस। सो एज आई टोल्ड यू कि जो भी बैंक ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, जो भी यहां पर पर्टिकुलर ऑथराइज्ड डीलर्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, जो ऑथराइज्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उनको यहां पर मानना ही पड़ेगा फेडाई के रूल्स को। तो टोटल 8 रूल यहां पर रहते हैं। जो सबसे पहला रूल यहां पर है, इट्स रिलेटेड टू आवर्स ऑफ बिजनेस फॉर कोटिंग द फॉरेन एक्सचेंज रूल्स। तो ये पर्टिकुलर आवर्स क्या रहते हैं उसके बारे में पर्टिकुलर ये रूल यहां पर है। तो जो ट्रेडिंग आवर्स रहेंगे इंडियन करेंसी टू फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए फॉर द इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वो 9 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे तक रहने वाले हैं। एंड 4:30 बजे के बाद इंडियन करेंसी टू फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी ऑथराइज्ड डीलर जो है वो यहां पर बातचीत नहीं करेगा, यानी कि ट्रांजैक्शन में डील नहीं करेगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एंड सैटरडे को वर्किंग डे कंसीडर नहीं किया जाएगा, देयर विल बी नो वर्किंग डे ऑन द सैटरडे। एंड यहां पर एक कोटेशन दी गई है नॉन हॉलीडे से लेकर के एंड अननोन हॉलीडे से लेकर के। तो अगर किसी छुट्टी के बारे में कम से कम पिछले 3 दिनों से पता है, यानी कि इट इज नोन फॉर द 3 डेज, तो उसको नॉन हॉलीडे कंसीडर किया जाएगा। एंड जो पर्टिकुलर हॉलीडे जो है जिसको सडनली डिक्लेयर किया जाता है, उसको वो हॉलीडे मानी जाएगी जो नॉन नहीं थी, यानी कि जिसके बारे में पहले से नहीं जानकारी थी। जो रूल नंबर 2 है वो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के साथ रिलेटेड है। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछली सीरीज में, पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रेट 2 तरह के होते हैं, यानी कि टीटी रेट्स होते हैं एंड वी आर हैविंग द बिल्स रेट ओवर देयर, राइट। इनके बारे में हमने जानकारी ली थी। तो आपको यहां पर उसी चीज के बारे में याद करवाना चाहता हूं कि जो भी यहां पर फॉरेन करेंसी बिल्स होंगे, चाहे उनको परचेज किया गया है, उनको नेगोशिएट किया गया है, उनको डिस्काउंट किया गया है, उनको बिल बाइंग रेट के ऊपर, कौन से रेट के ऊपर, चाहे वो नेगोशिएटेड है या परचेज है, उनको बिल बाइंग रेट के ऊपर डिस्काउंट किया जाएगा। यानी कि वो पर्टिकुलर रेट जिसके ऊपर बैंक जो है उनको परचेज करने के लिए रेडी है। एज आई टोल्ड यू कि 2 तरह के रेट होते हैं, इंटर बैंक मार्केट रेट एंड द मर्चेंट रेट। तो यहां पर जब कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, जब डिस्काउंटिंग की बात करो, नेगोशिएशन की बात करो, तो वहां पर कौन सा रेट होगा, दैट विल बी बिल रेट विच विल बी एप्लीकेबल ओवर देयर। एंड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर निकल के सामने आती है विच इज रिलेटेड टू क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन से हमारा मीनिंग क्या निकलता है, यानी कि लेट्स से केस कि एक पर्सन ए है यहां पर, उसने 2 महीने के बाद फॉरेन करेंसी को परचेज करना था, लेकिन जब 2 महीने का टाइम पीरियड खत्म हो गया तो उसने यहां पर इस फॉरेन करेंसी को परचेज नहीं किया, यानी कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट गया। जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसको उसने फुलफिल नहीं किया। तो इस केस में हम एक टर्म यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि बैंक का एक्सपोजर बना हुआ है जिसको हम पर्टिकुलरली एक्सपोजर कहते हैं। वो लॉन्ग एक्सपोजर हो सकता है या शॉर्ट एक्सपोजर हो सकता है। लॉन्ग एक्सपोजर यानी कि ओवरबॉट कंडीशन में बैंक, एंड शॉर्ट आपका एक्सपोजर रहेगा जब आप ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो कोई सा भी एक्सपोजर हो तो बैंक को अपनी कंडीशन को हेज करना पड़ता है। उसके लिए बैंक जो होगा किसी रेट को क्रिस्टलाइज कर देगा, ताकि ये ना हो कि रेट और ज्यादा कम ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से बैंक को नुकसान हो।
तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड रूल नंबर 2 ये कहता है कि बैंक की अपनी खुद की पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें बैंक जो है वो टीटी सेलिंग रेट के ऊपर, तो जो क्रिस्टलाइजेशन होगी वो कौन से रेट के ऊपर होगी, डेट विल बी ऑन द क्रिस्टलाइजेशन विल बी ऑन द टीटी सेलिंग रेट। तो टीटी सेलिंग रेट के ऊपर जो क्रिस्टलाइजेशन है वो यहां पर की जाएगी। रूल नंबर 2 के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक टर्म आ जाती है विच इज एक्चुअली इक्वल टू एनटीपी। एनटीपी होता है नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। ये बेसिकली वो पीरियड नहीं है कि जब तक सामान जो है बायर के पास पहुंच जाएगा, सेलर के द्वारा जो भेजा गया यानी कि बेनिफिशियरी के द्वारा भेजा हुआ सामान एप्लीकेंट के पास पहुंच जाएगा, वो एनटीपी पीरियड नहीं होता है। जबकि एनटीपी पीरियड जो पर्टिकुलर पीरियड होता है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, कि जब आपकी नेगोशिएशन हो गई है। अगर आपको एलसी वाला केस याद है तो बेनिफिशियरी ने जब डॉक्यूमेंट्स को यहां पर प्रेजेंट कर दिया है, नेगोशिएट कर दिया है नेगोशिएटिंग बैंक के पास, तो जब नेगोशिएशन हो गई है, नेगोशिएशन के बाद कितने दिनों के अंदर जो नोस्ट्रो अकाउंट था नेगोशिएटिंग बैंक का वो क्रेडिट हो जाता है, उसे पर्टिकुलरली हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द एनटीपी पीरियड। उसी को हम एनटीपी यानी कि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कहते हैं। तो यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूसेंस बिल्स यानी कि जहां पर डेट जो है सेम टाइम पर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है लेकिन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कुछ टाइम के बाद होगी, तो वो यूसेंस बिल्स जहां पर ड्यू डेट जो है वो फिक्स्ड है, काइंडली प्लीज मेक अ नोट, वो ड्यू डेट जहां पर फिक्स्ड हो गई है वहां पर एनटीपी पीरियड का कोई भी कामकाज नहीं रहेगा। लेकिन जहां पर ड्यू डेट फिक्स नहीं हुई है यूसेंस बिल्स के केस में, वहां पर एनटीपी पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। एंड फर्दर एक चीज और समझने वाली है कि जहां पर बिल्स को ड्रॉ किया गया, wheresoever the bills have been drawn under LC on site basis, यानी कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट किया कर दिया जाएगा, उस बेसिस के ऊपर अगर बिल्स को ड्रॉ किया गया है एंड एलसी जो है दैट्स एक्चुअली नॉट इन फॉरेन करेंसी, तो एलसी फॉरेन करेंसी में नहीं है, तो दो चीजें होगी। पहला जो कंसेप्ट हो गया दैट्स रिलेटेड टू कि बिल्स जो है वो ऑन साइट है, दूसरी चीज होगी कि जो करेंसी है एलसी की वो फॉरेन करेंसी में नहीं है। तो उस सिनेरियो में जो एनटीपी पीरियड रहेगा वो 20 डेज का रहेगा। एंड दूसरा सिनेरियो यहां पर बन जाता है जहां पर बिल्स जो है वो तो ऑन साइट है लेकिन जो करेंसी है एलसी की वो फॉरेक्स की है, तो वहां पर जो एनटीपी पीरियड रहेगा डेट विल बी ऑफ 25 डेज, वो 25 दिन का एनटीपी पीरियड वहां पर रहेगा। सेकंड केस बन जाता है कि अगर बिल्स जो हैं वो रुपी में ड्रॉ किए गए हैं एलसी के अंडर एंड फर्दर उनकी नेगोशिएशन जो है वो सेम सेंटर में है, यानी कि जहां पर पर्टिकुलर एलसी ड्रॉ की गई है वहीं पर उसकी नेगोशिएशन भी हो जानी है, तो वहां पर जो एनटीपी पीरियड रहेगा वो 3 दिन का रहेगा, 3 डेज का एनटीपी पीरियड रहेगा उस सिनेरियो में। अगर बिल्स रुपी में है एंड सेम सेंटर में एलसी को नेगोशिएट किया जा रहा है तो एनटीपी पीरियड जो होगा वो 3 दिन का रहेगा। अगर सेम की जगह पर अलग सेंटर है दैट इज डिफरेंट सेंटर बट इंडिया में ही है, डिफरेंट सेंटर है लेकिन इंडिया में ही है, वहां पर एनटीपी जो होगा वो 7 डेज का रहेगा। एंड अगर करेंसी जो है वो पर्टिकुलर रुपी है एंड फर्दर जो नेगोशिएशन है दैट इज एक्चुअली आउटसाइड इंडिया, तो 3 सिनेरियो बन के आगे। अगर यहां पर नेगोशिएशन आउटसाइड इंडिया है तो वहां पर पर्टिकुलरली 20 डेज का एनटीपी पीरियड रहेगा। अब एनटीपी का मेन कामकाज होता है कि एनटीपी पीरियड अगर ओवर हो जाता है तो आपकी एलसी को ओवरड्यू माना जाता है, तो उसके केस में पर्टिकुलरली आप ओवरड्यू इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं जो कि एक्सपोर्टर को पे करना पड़ेगा। अगर एनटीपी पीरियड ओवर हो चुका है उसके बाद अगर पेमेंट होती है तो आप एक्सेस जो इंटरेस्ट है वो रिकवर कर सकते हो। एंड इसी तरह से अगर एनटीपी पीरियड से पहले ही रियलाइजेशन हो जाती है एक्सपोर्टर के द्वारा, उसके केस में सिनेरियो रहेगा कि जो भी अनएक्सपायर्ड पीरियड था उसके लिए जो भी इंटरेस्ट था आप उसको रिफंड भी कर सकते हो, उसका क्रेडिट भी दे सकते हो। तो दिस वाज एक्चुअली रिलेटेड टू द रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंड नेगोशिएशन से रिलेटेड एंड फर्दर एनटीपी से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो कि रूल नंबर 2 में कवर होती हैं। चलिए अब रूल नंबर 3 पर चलते हैं, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। तो इंपोर्ट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो सबसे पहला रूल है वो कहता है कि जो भी आपका इंपोर्ट बिल है, इंपोर्ट बिल जो भी रहेगा उसकी जो रिटायरमेंट रहेगी, यानी कि अगर यहां पर इंपोर्ट बिल की पेमेंट की जाती है तो उसके केस में उसको कहते हैं कि इंपोर्ट बिल रिटायर किया गया है। अगर इंपोर्ट बिल की रिटायरमेंट की जाती है तो वो यहां पर ऑपोजिट रेट पर होती है, दैट इज अ बिल्स सेलिंग रेट। तो ध्यान में रखिएगा जब भी हम परचेज नेगोशिएशन की बात करते हैं एक्सपोर्ट बिल से रिलेटेड तो वहां पर बाइंग रेट एप्लीकेबल रहता है, जबकि जब इंपोर्ट बिल की बात करते हैं तो वहां पर बिल्स का जो सेलिंग रेट है वो एप्लीकेबल रहता है, क्योंकि बैंक जो होगा वो यहां पर परचेज करना चाहता है यूएसडीज को ताकि आगे पेमेंट की जा सके।
राइट, तो वहां पर बिल्स सेलिंग रेट एप्लीकेबल रहेगा। एंड अगर क्रिस्टलाइजेशन की बात करें, जैसे कि हमने एक्सपोर्ट बिल के केस में भी क्रिस्टलाइजेशन की बात की थी, तो पहले ये गाइडलाइन थी कि 10 दिन के अंदर अंदर क्रिस्टलाइजेशन करनी होती है, लेकिन अब उस गाइडलाइन को रिमूव कर दिया गया है एंड बैंक को अपनी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनानी पड़ेगी रिलेटेड टू की इंपोर्ट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी फाइनेंसिंग की गई है, कुछ भी किया गया, कोई भी कमिटमेंट की गई है, तो उसके रिलेटेड अगर डिले हो जाता है तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन की बैंक की अपनी खुद की इंटरनल पॉलिसी रहेगी। तो रूल नंबर 4 जो है दैट्स रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, यानी कि जो भी अमाउंट बाहर से इंडिया में आता है एंड वो पर्टिकुलर अमाउंट अगर यहां पर बैंक के पास पहुंच गया है तो बैंक कुछ एक सर्टेन लिमिट तक उसकी पेमेंट जो है वो कर सकता है बैंक की पॉलिसी के हिसाब से, यानी कि उस अमाउंट को इमीडिएटली कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि जो ऑथराइज डीलर होगा वो अपने कस्टमर के लिए इंडियन रुपी में उसे कन्वर्ट कर सकता है एंड उसके रिलेटेड उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड कर जाता है, लेट्स से केस कि अगर वो लिमिट जो है वो यूएसडी 10,000 की है, तो 10,000 के अमाउंट तक जो बैंक है वो अमाउंट को कन्वर्ट कर देगा इंडियन रुपी में जैसे ही पैसा रिसीव होगा। लेकिन जो भी अमाउंट आपका 10,000 यूएसडी से यहां पर एक्सीड कर जाएगा उसके रिलेटेड आपको पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी, यानी कि जो भी अमाउंट एक्सीड कर रहा है वहां पर फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट किया जा सकता है अगर आपको पहले कस्टमर से इंटीमेशन लेनी है, उससे कंसेंट लेना है, उसके बाद ही आप ऐसा कर पाएंगे। एंड इसके बाद बात आती है इसी से रिलेटेड अगर पेमेंट्स में डिले हो जाता है, यानी कि आपके पास बाहर से इनवर्ड रेमिटेंस आई लेकिन आपके पास डिले हो गया, आपने पेमेंट आगे नहीं करी है, तो ऑथराइज डीलर जो होता है उसके ऊपर पर्टिकुलर ये गाइडलाइन रहती है बैंक के लिए कि उसको 2 दिन के अंदर विद इन अ पर्टिकुलर वर्किंग डेज ऑफ 2 डेज, यानी कि 2 जो बैंकिंग डेज हैं जब उनके पास पेमेंट रिसीव हो गई है उसके बाद उनको बेनिफिशियरी यानी कि जिसके नेम पर पैसा आया था उस पर्सन को इंटीमेट करना पड़ेगा एंड डिस्पोजल इंस्ट्रक्शन जो भी कस्टमर के द्वारा दी गई है अमाउंट के हिसाब से, ट्रांजैक्शन के हिसाब से, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी। एंड फर्दर ये जो एग्जीक्यूशन यहां पर करनी पड़ेगी ना जब इंस्ट्रक्शन आपके पास आ गई है, लेट्स से केस कि यहां पर पर्सन ए से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन थी एंड पर्सन ए ने यहां पर इंस्ट्रक्शन दे दी है। अब जिस दिन से पर्सन ए ने इंस्ट्रक्शन दी है उस दिन से कम मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर इन ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पर्सन ओवर देयर, उससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता। अगर बैंक यहां पर डिले करता है इनवर्ड रेमिटेंस की पेमेंट को लेकर के तो यहां पर बेनिफिशियरी को विद अमाउंट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि 2% का इंटरेस्ट जो है पर एनम के हिसाब से वो बैंक इंटरेस्ट के ऊपर का, यानी कि जैसे लेट्स से केस कि बैंक रेट जो था ये बैंक का इंटरेस्ट रेट 5% का था तो 5% प्लस 2% के हिसाब से उसको कस्टमर को इंटरेस्ट भी साथ में पे करना पड़ेगा फॉर द डिलेड पीरियड। तो आई होप कि आपको यहां पर 4 के 4 जो रूल है वो समझ में यहां पर आए होंगे। तो इस वीडियो के फर्स्ट कंपोनेंट पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे ताकि आपके बेसिक्स यहां पर क्लियर हो जाए एंड सेकंड वीडियो में फिर से मिलते हैं जहां पर फेडाई से रिलेटेड हम बाकी के 4 रूल्स को इन डिटेल यहां पर समझने वाले हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को आउट ऑफ 10 रेट जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कंप्लीट असिस्टेंस चाहते हैं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का कंप्लीट मॉड्यूल अवेलेबल है जिसमें A to Z सभी आपकी गाइडलाइन जो है उनको अच्छे से कवर किया गया है। तो उस वीडियोस को पाने के लिए आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए फॉरेक्स लिख करके एंड आवर टीम विल बी गेटिंग बैक टू यू, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8360944207 के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।